हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एएमयू एंट्रेंस या जामिया एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो हम बायोलॉजी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करेंगे। जो पहला चैप्टर है 10th में वो है लाइफ प्रोसेस। तो उसमें जो भी आपसे पूछा जाता है, जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाते हैं, उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है बेटा न्यूट्रिशन। हर इंसान को, हर लिविंग स्पीसीज को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी, देखिए एक बात समझिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बने होते हैं सेल के। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। ये बात हमें सबको मालूम होनी चाहिए। 9th का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आसान सा टॉपिक है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। सेल लिविंग स्टेट में बने रहने के लिए उसको चाहिए एनर्जी। अब ये जो सेल है, ये कोई सेल है। अब इस सेल को लिविंग स्टेट बने रहने के लिए मेटाबॉलिज्म चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए ये क्या करे? तो सेल जो है वो कोई मतलब बाहर से या खुद अपने आप, सेल या तो खुद अपने आप न्यूट्रिशन यानी कि फूड फॉर्म सिंथेसाइज करेगी या बाहर से फूड लेगी। अगर सेल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर खुद फूड को सिंथेसाइज कर रही है या बाहर से फूड को ले रही है, तो दो तरह का न्यूट्रिशन हो गया। एक वो जो खुद फूड सिंथेसाइज करेंगे, फूड का सिंथेसाइज करेंगे, वो कहलाएंगे ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि सेल को लिविंग स्टेट बने रहने की एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी जो है वो आएगी। अब ये एनर्जी कहां से आएगी? तो इसके लिए कोई सबस्ट्रेट चाहिए। अब ये सबस्ट्रेट किस फॉर्म में होता है? फूड की फॉर्म में। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये फूड यानी कि जो भी है ये खुद बनाते हैं और कुछ जो होते हैं बाहर से लेते हैं। इस बेसिस पर जो न्यूट्रिशन है वो हो जाएगा आपका दो तरह का। न्यूट्रिशन हो जाएगा दो तरह का। एक हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक। तो दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होता, तो इनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह का न्यूट्रिशन जो है वो इसके एग्जाम्पल है प्लांट्स। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कहां देखने को मिलेगा? प्लांट्स में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये देखने को मिलता है हमें एनिमल्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम सब जो होते हैं बेटा हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हम अपने सर्वाइवल के लिए जो फूड है वो बाहर से लेते हैं। हम डिपेंड होते हैं एनर्जी के लिए किसके ऊपर? फूड के लिए किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। तो दो तरह का न्यूट्रिशन हो गया, एक हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हो गया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इन दोनों न्यूट्रिशन को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में किस तरह से होता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स में किस तरह से होता है। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कई तरह से हो सकता है। जनरली दो रीजंस वजह होते हैं
एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, दूसरे होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब इन दोनों में डिफरेंस बताइए, ये सवाल भी किया गया है आपका कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या है और फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या है। देखिए ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इनको जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इसके लिए इन्हें चाहिए होती एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह का होगा। अगर एनर्जी का सोर्स केमिकल एनर्जी से आ रहा है, मतलब कि जो केमिकल एनर्जी से आ रहा है, तो ये न्यूट्रिशन कहलाएगा कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जैसे ठीक है, इस तरह का न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है कुछ बैक्टीरियाज के अंदर। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस इतना याद रखिएगा कीमो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में केमिकल, यहां पे जो एनर्जी सोर्स है वो कौन है बेटा, केमिकल एनर्जी। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। और इस प्रोसेस के दौरान इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होंगे, यहां पर जो हमें एनर्जी चाहिए होगी उसका सोर्स होगा हमारे सनलाइट। तो यहां फोटो ऑटोट्रॉफी खास करके फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर जाएगी ग्लूकोज के अंदर O6, वाटर ऑक्सीडाइज कर जाएगा ऑक्सीजन के अंदर, और साथ में हमें कुछ मेटाबॉलिक वाटर भी मिलता है। यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज करेंगे। याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो ग्लूकोज बनता है यहाँ पर, तो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6। तो 6 कार्बन के लिए हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होंगी, 6। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना, बस रिएक्शन को याद रखने के लिए हाइड्रोजन कितना दे रखा है यहाँ पे, ग्लूकोज में हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है 12, तो यहाँ वाटर का नंबर कितना होगा 12 मॉलिक्यूल। तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ग्लूकोज में और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन में। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कराता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कराता है ग्लूकोज में वाटर, तो यहां पे वाटर क्या होगा, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कराता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये फोटोसिंथेसिस की एक बैलेंस रिएक्शन और कंप्लीट रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है और एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो कौन है, वाटर, और ग्लूकोज का जो सोर्स है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्वेश्चन समझ, यहाँ तक चीज समझ में आई। अब समझिए, अब देखिए इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता हो, इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। तो जो फोटोसिंथेसिस है यहां पर, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस एक तरह की क्या है बेटा, रिडॉक्स प्रोसेस है। क्या है, रिडॉक्स प्रोसेस है। तो इस बात को समझिए। तो दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफ और एक होता है हेटरोट्रॉफ।
तो हमें ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ को डिस्कस करना था आपसे, और फोटो ऑटोट्रॉफ में हम डिस्कस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटो ऑटोट्रॉफ उनको कहते हैं जिसके अंदर क्या पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किस तरह से होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। जामिया 2024 में ये सवाल किया गया था कि ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि वाटर होता है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, वाटर। ग्लूकोज का सोर्स पूछ सकता है, इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती किस जगह पर है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट्स होता है, ये ग्रीन होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से, लेकिन मेन जो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की वो होती है लीफ। अब अगर आप लीफ की एनाटॉमी देखें तो देखिए ये इसकी अपर एपिडर्मिस है, ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है। ये जो अपर एपिडर्मिस है ठीक, ये इसकी अपर एपिडर्मिस है, इसको बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस। इसी तरह से ये जिसकी लोअर एपिडर्मिस है इसको बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में ग्रॉन टिश्यू होता है, और ग्रॉन टिश्यू की अगर हम बात करें तो वही पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। तो अगर ये लीफ डाइकॉट लीफ है, हम ये मान के चलते हैं ये लीफ कौन सी है, डाइकॉट लीफ, तो एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ जो ग्रॉन टिश्यू होगा इसकी सेल्स इलोंगेटेड होंगी। इस तरह से अरेंज होती हैं। एबैक्सियल साइड में जो ग्रॉन टिश्यू होता है ये एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज होता है कि इनके बीच में स्पेस बन जाता है। इनको बोलते हैं हम लोग स्पंजी पैरेन्काइमा या फिर स्पंजी मेसोफिल सेल, और ये कहलाती हैं पैलिसैड मेसोफिल सेल, पैरेन्काइमा या फिर मेसोफिल। तो ये ग्राउंड टिश्यू होता है, और इस ग्राउंड टिश्यू को मेसोफिल के नाम से जानते हैं। तो लीफ की जब एनाटॉमी देखते हैं तो अंदर की तरफ हमें ग्राउंड टिश्यू नजर आता है। इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर हमें जो ग्राउंड टिश्यू है ये किस तरह की सेल्स का बना होता है, मेसोफिल सेल्स का। आइए जरा मेसोफिल सेल्स को देखते हैं। अगर आप मेसोफिल सेल्स को देखें, सबसे बाहर की तरफ इसके सेल वॉल होती है क्योंकि प्लांट सेल है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है।
ठीक है, मीजोफिल सेल है। सेल वॉल सबसे बाहर की तरफ होगी, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, जो कि हर एक सेल के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है, इन सेल ऑर्गेनेल्स में एक होती है क्लोरोप्लास्ट। अब अगर आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाएं, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, और अंदर जो ये स्पेस दे रखा होता है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। अंदर की तरफ जो स्पेस दे रखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिल जाएगा, 70S राइबोसोम देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा आरएनए भी होंगे। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स भी कहते हैं, प्लास्टिड्स का एक टाइप होता है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद का आरएनए है, तो ये खुद के लिए खुद प्रोटीन बना सकती है। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके पास खुद का अपना डीएनए होता है, इनको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए दोबारा हम रिपीट होते हैं कि डीएनए अपना होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट पूरी तरह से न्यूक्लियस के डिपेंड नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रोमा के अंदर हमें कुछ पाई लाइक स्टॉक दिखाई देते हैं। ये जो पाई लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं ग्रेना। और ग्रेना की जो एक आपको कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बहुत सारे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर से के स्टॉक से मिलकर बना होता है ग्रेना। बहुत सारे छोटे छोटे से स्टॉक से, थाइलेकॉइड बोलते हैं इसको। ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये एक मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक। हर ग्रेना का थाइलेकॉइड दूसरे ग्रेना के थाइलेकॉइड से जुड़ा होता है एक लैमेलाई के जरिए। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेलाई। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमेलाई। अब जरा थाइलेकॉइड को देख लेते हैं। थाइलेकॉइड एक मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अंदर की तरफ जो इसका स्पेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लूमेन। ये इसकी मेम्ब्रेन होती है। तो लूमेन, और उसके बाहर चारों तरफ क्या पाया जाता है? हमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर होता है। तो हमने अभी देखा कि लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना होता है। ग्रेना बना होता है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का, जिसको हम थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड एक यूनिमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, जिसके अंदर लूमेन पा जिस इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये कवर मतलब बॉन्डेड करती है एक अंदर के स्पेस को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लूमेन कहते हैं। ये सारी चीजें समझ में आई।
तो इतना समझ में आ गया कि लीफ के अंदर मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल के अंदर जो होते हैं प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स कई तरह के होते हैं, उनमें से एक क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें स्ट्रोमा होता है, या आउटर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसमें स्ट्रोमा होता है, डबल सर्कुलर डीएनए 70S राइबोसोम होने की वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है, आइए जरा समझते हैं अब यहाँ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहां होती है? ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में। ठीक है, और इसकी फोटोसिंथेसिस की पहले हम डिस्कस कर चुके थे, तो ये तीन चीजें आप लोग याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। फोटोसिंथेसिस के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द, यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए होती है उसका सोर्स कौन है? सनलाइट। तो सनलाइट से जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का प्लांट यूज करके, अब सवाल यह है कि सनलाइट सेल के अंदर कैसे जाती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से एनवायरनमेंट से प्लांट लेता है उसके अंदर कैसे जाती है, ऑक्सीजन बाहर कैसे आती है। आइए जरा देखते हैं दोबारा से इसको। देखिए, ये जो इसकी एपिडर्मिस होती है, ये अपर या लोअर कोई भी एपिडर्मिस होती है, यहां पर के बीच में छोटे से स्पेस पाए जाते हैं। पोर पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमा। इसी स्टोमा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ एंटर करती है एनवायरनमेंट से, ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकलती है। लाइट भी इसी स्टोमा से अंदर की तरफ जाती है। तो लीफ के अंदर जितनी भी चीजें बाहर से अंदर की तरफ आती हैं, अंदर लीफ से चीजें बाहर जाती हैं, वो किसके थ्रू जाती हैं? एक कंट्रोल ओपनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। आइए जरा स्टोमेटा को समझ लेते हैं। अब इससे भी सवाल किया जा सकता है स्टोमेटा से। तो देखिए, स्टोमेटा जो होता है ये एक ओपनिंग होती है प्लांट के अंदर। लीफ में ज्यादातर सबसे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं लीफ वाले पार्ट में। इसके अलावा ये जो होते हैं वो स्टेम में भी देखने को मिल सकते हैं। आइए स्टोमेटा की बात करते हैं। अगर हम डाइकॉट के अंदर देखें, डाइकॉट लीफ के अंदर या डाइकॉट प्लांट के अंदर देखें, तो स्टोमेटा जो होते हैं वो किडनी शेप के होते हैं, बीन शेप जिसको बोलते हैं। एपिडर्मिस के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जब भी हमने लीफ की एपिडर्मिस पढ़ी थी, तो एपिडर्मिस की जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं, और इनके अंदर अच्छा ये जो सेल्स होती हैं, ये वाली जो स्टोमेटा फॉर्मेशन कर रही हैं, ये एपिडर्मिस से मुख्तलिफ होती हैं, अलग होती हैं। इसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहां भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं गॉड सेल्स। ठीक, गार्ड सेल की जो आउटर लेयर होती है ये थिन होती है, और इनर लेयर जो होती है ये थिक होती है। ठीक है, बीच में ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल या स्टोमा या स्टोमेटल अपर्चर। इसके चारों तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं,
ये सेल्स कहलाती हैं, दिस इज आल्सो एपिडर्मल सेल, मगर यहाँ पे इनको कहते हैं सब्सिडरी सेल। इसके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं, ये कहलाती हैं एपिडर्मल सेल। ये पूरा जो डायग्राम आपके सामने है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल apparatus। स्टोमेटल apparatus। तो सबसे बाहर कौन सी सेल्स दिखाई देंगी आपको? एपिडर्मल सेल, देन सब्सिडरी सेल, उसके बाद आपको गार्ड सेल। गार्ड सेल की कौन सी लेयर थिन होती है? आउटर लेयर। कौन सी लेयर थिक होती है? आंसर क्या होगा? इनर लेयर। ठीक, तो जो इनर लेयर होती है वो इसकी क्या होती है? थिक होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है? थिन। इन ठीक, और गार्ड सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है, बीन शेप्ड। कब? अगर हम डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं तो वहां पे गार्ड सेल का शेप कैसा होगा? डाइकॉट के अंदर बीन शेप। लेकिन अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में इसका आंसर हो जाएगा डंबल शेप। ठीक है, तो यहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो प्लांट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने डिस्कस की 2-4 बातें। अब हम हेटरोट्रॉफिक की बात करते हैं। ठीक है बेटा, आइए सर देखते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक में कहां कहां से क्वेश्चंस आ सकता है? देखिए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कई तरह का होता है। देखिए, एक बात सिंपल से जान लीजिए, ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो, उस न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग पर डिपेंड हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। और इस न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सैप्रोफाइट होते हैं, कुछ होते हैं पैरासाइट होते हैं, और कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब इन तीनों न्यूट्रिशन, ये तीनों टाइप के न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक हैं। इन तीनों न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, ये समझते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइट्स के बारे में समझते हैं। सैप्रोफाइट जो होते हैं ये अपना फूड, अपनी एनर्जी जो लेते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। जैसे कोई चीज सड़ गई, गल गई, वहां से इन्होंने अपना खाना ले लिया, वहां से इन्होंने एनर्जी ले ली, तो इनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। बहुत सारी फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। बैक्टीरिया हो गए, फंजाई वगैरह हो गई, ये सब क्या है? सैप्रोफाइट्स हैं। तो जहां पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है वहां से ये अपनी एनर्जी, अपना फूड लेते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। दूसरे होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट उनको कहते हैं जो दूसरे लिविंग पर डिपेंड होते हैं, सड़े गली चीजों से अपना फूड नहीं ले रहे, ये दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां से अपने फूड को लेते हैं। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी लिविंग के ऊपर रहते हो, इनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। ये भी हो सकता है कि इनसाइड द बॉडी अगर रह रहे हैं होस्ट सेल के, तो इनको हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक, तो अगर बॉडी के सरफेस पे पाए जा रहे हैं उनको हम बोलेंगे, ये प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं और एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं। तो पैरासाइट जो होते हैं ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। अगले होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये कंप्लीट फूड को इंजेक्शन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज देखने को मिलती है हमें एनिमल्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर भी अमीबा,
देखो अब अमीबा के अंदर किस तरह का होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, जरा देखें और ये किस तरह से करता है। आइए जरा देखते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है। देखिए ये कोई एनिमल्स, ये अमीबा है, ठीक है। ये इसकी आउटर बाउंड्री है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है फूड वैक्यूल। ठीक, सेल के अंदर अमीबा के यूनिसेलुलर सेल के अंदर फूड वैक्यूल होती है। तो जब ये फूड को इंजेस्ट करता है, कैसे करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड कैसे करता है, देखिए ये फॉर्मेशन करेगा स्यूडोपोडिया का। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन आगे की तरफ एक्सटेंड होकर फॉर्मेशन करती है पोडिया, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्यूडोपोडिया का। यहाँ पे स्यूडोपोडिया फिंगर की तरह काम करता है। ये फूड पार्टिकल है, देखिए ये अमीबा। अभी फूड पार्ट के इसने अंदर की तरह इंजेस्ट कर दिया, किसकी मदद से, स्यूडोपोडिया की मदद से। ये फूड पार्टिकल है, यहाँ पे पाई जा रही थी क्या, फूड वैक्यूल। अब जरा देखिए फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे ही ये फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के साथ अटैच करेगा, जिसको मैं बाहर दिखा दे रहा हूं, ये फूड वैक्यूल है। ये फूड पार्टिकल है, ठीक। अब इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम थे जो फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसका डाइजेशन होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल कंपाउंड, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कुछ वेस्ट बनेगा, वेस्ट इसका बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये फूड को पूरा की पूरा अंदर ले लेता है। इस तरह का, जैसे अमीबा के अंदर, अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये किसी पे डिपेंड नहीं, मतलब किसी के ऊपर नहीं रह रहे अमीबा, इन्होंने पूरा फूड अपने अंदर ले लिया, इंजेक्शन ऑफ फूड कर लिया, और फूड वैक्यूल की हेल्प से इन्होंने इसको क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। इस तरह का न्यूट्रिशन जो है वो कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसी तरह का होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन के अंदर भी देखने मिलता है। तो ये बात समझ में आई कि अमीबा किस तरह से न्यूट्रिशन, मतलब किस तरह से फूड लेता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ में आया, मतलब होल पार्ट्स ऑफ फूड ingest in the cell and with the help of food vacuole, फिर फूड वैक्यूल की मदद से ये फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है सिंपल कंपाउंड्स में, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक, चलें अब जरा हम देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसा है। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ध्यान रखना हमारे अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है।
और इसके लिए हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो चीजों का बना है। एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक होती हैं एलिमेंट्री कैनाल और एक होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपसे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। देखिए, हम ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये इसकी नेजल चैम्बर होता है, ठीक। ये माउथ, ये अंदर जो कैविटी होती है इसमें टंग, टीथ, ये सब चीजें होती हैं। दिस इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, ठीक है। नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी और माउथ ओपन होता है किसमें बेटा? बक्कल कैविटी में। ऊपर नॉस्ट्रिल्स यानी कि नोज के जो पोर होते हैं ये ओपन होते हैं नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी में। माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में और ये दोनों एक कॉमन पैसेज में जाके ओपन होते हैं। दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो एयर और फूड दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है, यानी जिसमें नेजल कैविटी ओपन होती है और जिसमें बक्कल कैविटी ओपन होती है। फेरिंग से दो ओपनिंग यहाँ पे ओपन होते, दो सिस्टम ओपन होते हैं। एक आगे की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको मैं डिस्कस नहीं करना है, और एक पीछे की तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पोस्टीरियर साइड में एक ट्यूब होती है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की, एलिमेंट्री कैनाल की। तो देखिए, माउथ ओपन होती है किसमें बेटा? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स ओपन होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, ठीक। यहां पर एक स्फिंक्टर होता है जो इस ओपनिंग को कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रो ईसोफेजल स्फिंक्टर, ठीक है। स्टोमक का ये वाला पार्ट पाइलोरिक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम,
ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक, इलियम ओपन इनटू द सीकम, it is open into the colon, रेक्टम, और रेक्टम ओपन होता है एनस में। ठीक, तो ये ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो देखिए माउथ ओपन होता है किसमें, ये सवाल इसकी बात पूछा जाता है। माउथ ओपन होता है किसमें, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन होता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस स्टमक में, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये तीनों पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं, और सीकम, कोलॉन और रेक्टम, ये तीनों पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होती है किसमें, एनस में। ठीक है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये पूरा पाथ होता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट करती हैं। अब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी हैं जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, हम शुरू से इसको डिस्कस करते हैं, आइए जरा देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा इसमें देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रिशन वगैरह, जाइलम वगैरह, ये टॉपिक्स के सारे डिस्कस कर चुके हैं। होलोजोई न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब इसका हम डाइजेस्टिव ग्लैंड देखते हैं, ये सीधा डाइजेशन देखते हैं। डाइजेशन तो पहले हम माउथ के अंदर देखते हैं। माउथ में एक ग्लैंड जो है, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती असल में, बक्कल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर नहीं, बक्कल कैविटी के अंदर। तो पहला डाइजेशन हम देखते हैं इसका बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी के अंदर किसी भी तरह का की ग्लैंड नहीं पाई जाती, वहां पर सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। तीन तरह की, मतलब सलाइवरी ग्लैंड जो होती है बक्कल कैविटी में, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती। सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को हम लोग कहते हैं सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन, और टाइलिन डाइजेस्ट करता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर। तो एक सवाल भी किया जाता है कि देखिए दो ट्यूब है हमारे पास, एक ट्यूब है ए और एक ट्यूब है बी, और इन दोनों ट्यूब के अंदर स्टार्च पाए भरा हुआ है। आपको सबको पता होना चाहिए कि स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू टेस्ट देता है। स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू टेस्ट देता है। दोनों ट्यूब के अंदर हमें स्टार्च भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, बी के अंदर मान लो मैंने सलाइवा डाल दिया, सलाइवा में क्या है, टाइलिन, जो स्टार्च को क्या कर देगा, डाइजेस्ट,
अब क्या बी में स्टार्च बचेगा? नहीं। तो जब स्टार्च ही नहीं बचेगा तो क्या बी के अंदर ब्लू टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जहां सलाइवा डाला जाएगा वहां पर स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा, वहां पर ब्लू टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखिए, इसमें सलाइवा डाला गया है, इसमें नहीं डाला गया है, तो आप बताइए इन दोनों में से कौन ब्लू टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा? जिसमें सलाइवा डाला गया है। क्यों? सलाइवा के अंदर टाइलिन होता है और टाइलिन जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा। तो ये बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है और यहाँ पे किसका डाइजेशन होता है बेटा? स्टार्च का। आगे देखिए, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स सिर्फ एक पैसेज है एयर और वाटर, एयर और फूड का। यहाँ पर बेटा किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होगा। ईसोफेगस में सिर्फ पेरिस्टालसिस होगी, खाना आगे की तरफ बढ़ेगा। स्टमक के अंदर फिर जाने के बाद डाइजेशन होगा। आइए जरा देखते हैं, दूसरा हिस्सा होता है इसका स्टमक। स्टमक के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। गैस्ट्रिक में दूसरी चीज होती है HCl, जिसकी वजह से हमें जब HCl बढ़ जाता है तो एसिडिटी वगैरह हो जाती है। HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन क्या करता है जरा देखें, पेप्सिन डाइजेस्ट कराता है प्रोटीन को और ये इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड। ठीक, तो यहां पर स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम निकलता है, HCl इसको पेप्सिन यानी कि एक एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है और पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? पेप्टाइड्स में। तो स्टमक के अंदर इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। देखिए स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ था हमारी कहां? बक्कल कैविटी में। प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है कहां? स्टमक में। आ गया है नेक्स्ट, लास्ट जो डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और सबसे ज्यादा डाइजेशन जो होता है वो होता है ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन तरह के जूस रिलीज होते हैं। पहला बाइल जूस। देखिए बाइल जूस जो है ये जो हमारे अंदर हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लीवर के अंदर बनता है और यहीं से सिक्रीट होता है। ठीक है, ये हमारा लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, गॉल ब्लेडर, लीवर में बाइल जूस बनता है, गॉल ब्लेडर में जो बाइल जूस है वो कंसंट्रेट होगा। लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है और गॉल ब्लेडर में कंसंट्रेट होता है। यहां से एक कॉमन डक्ट निकलती है, दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट और ये ओपन होती है। एक और डक्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं साथ में ही, सब ओपन होते हैं ड्यूडेनम में।
ड्यूडेनम के अंदर एक और ग्लैंड पाई जाती है इसके दोनों लोब के बीच में, एंड दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक पैनक्रियास। यहां से जो जूस निकलता है दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, पैनक्रियास से जो डक्ट निकलती है एक कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की फॉर्म में रिलीज होते हैं ये दोनों। हेपेटो मतलब लीवर से आने वाली वाइल्ड डक्ट, पैनक्रियास से आने वाली पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों कॉमन हो जाती हैं, बनाती हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और ये ओपन होती है ड्यूडेनम में। सुनिएगा, लीवर से निकलता है बाइल जूस, और बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, नो एंजाइम। इसके अंदर होते हैं बाइल साल्ट, और ये जो बाइल साल्ट होते हैं ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फैट को डाइजेस्ट नहीं करते, फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पैनक्रियास की अगर हम बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें एंजाइम्स होंगे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, सारे नाम पूछे जाते हैं, लाइपेज, न्यूक्लियस। तो ये सारे एंजाइम हमें काम देते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। लास्ट जो डाइजेशन होता है और जिस जूस के जरिए होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस है। ठीक है, लास्ट जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है इसमें बाइल जूस के जरिए, बाइल जूस फैट को इमल्सिफाई करता है। दूसरा होता है तो ये फैट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है। दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस, और तीसरा होता है इंटेस्टाइनल जूस। तो ये तीन जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कराते हैं। तो ये था डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, हम डाइजेशन में यही तो कर रहे थे, जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हमारी बॉडी डाइजेशन की मदद से इसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। यानी अनएब्जॉर्ब फॉर्म को डाइजेशन के जरिए कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एब्जॉर्ब फॉर्म। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन आपने देखा कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और सबसे ज्यादा जब सिंपल कंपाउंड बन जाते हैं, जब एब्जॉर्ब फॉर्म बन जाती है फूड की, तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। क्यों, आइए जरा देखते हैं। ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस होता है ये फोल्डेड होता है। फोल्डेड सरफेस होने की वजह से यहां सरफेस एरिया बढ़ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं विलाई। अगर आप विलाई की लेयर को देखें, उनकी सेल्स को देखें, एक सेल्स को मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसकी सेल्स पर भी प्रोजेक्शन फोल्डेड मेम्ब्रेन पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो लेयर, फोल्डेड लेयर को विलाई कहते हैं, फोल्डेड मेम्ब्रेन को माइक्रोविलाई जो होती हैं, ये एब्जॉर्प्शन एरिया जो है वो इंक्रीज कर देंगी।
इसलिए सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब दोनों चीजों हो गई, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होके फूड जाएगा हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पर फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम में जाके स्टोर होता है। जब रेक्टम पूरा फिल हो जाता है तो फीकस की फॉर्म में एनस से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने इतनी देर में ये सीखा कि लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, प्लांट किस तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, एनिमल के अंदर डाइजेशन न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनते हैं। तो आज हमने लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक डिस्कस किया आपसे, न्यूट्रिशन। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डाइजेशन हुआ है, सेल इसको किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो उसके लिए उसको रेस्पिरेशन करना पड़ता है। सेल तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए बॉडी हमारी ट्रांसपोर्ट करती है। तो अगले 2-4 टॉपिक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन, ये 3 टॉपिक रह गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।